ठीक है, तो हमने क्या बताया अभी? हमने बताया कि सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। और सत्य और आग्रह का अगर एक साथ हम अर्थ देखें तो हम कह सकते हैं सत्य के लिए आग्रह। आग्रह का मतलब क्या होता है? जिद करना या रिजिड हो जाना। तो सत्य के लिए यानी सही के लिए या न्याय के लिए शांतिपूर्वक ढंग से अगर हम जिद करें, हम आग्रह करें, तो उसको हम सत्याग्रह कह सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध वो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया करते थे। वो उपवास किया करते थे, धरने दिया करते थे, प्रदर्शन किया करते थे और अपने जिद पर वो अड़े रहते थे। और संसार ने इसको एक बहुत ही बड़े शांति के हथियार के रूप में माना, क्योंकि ऐसा करने से होता क्या था, दोनों प्रतिद्वंदियों के मन में परिवर्तन आता था। मन में परिवर्तन आने का मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर दो व्यक्तियों के अंदर कोई हिंसा होती है, कोई मारपीट होती है, और मारपीट या युद्ध के कारण कोई एक देश जीत जाता है या कोई एक व्यक्ति जीत जाता है, दूसरा हार जाता है, तो हारे हुए व्यक्ति के अंदर जीते हुए व्यक्ति के लिए घृणा, द्वेष का की भावना बनी रह जाती है। लेकिन जो सत्याग्रह है, जैसे भी एक मूवी भी आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, तुमने उस मूवी को देखी होगी। उस मूवी में भी यही दिखाया गया है कि संजय दत्त क्या करता था, जो विलेन था उसको केवल रोज या बुके भेजता था, और धीरे 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 सत्य के आग्रह के कारण उसका मन परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना? तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाता है। और सत्याग्रह का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका एक तरह से कह लो उसकी थीम है या उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा ये है कि इसमें दोनों प्रतिद्वंदियों के मन में सकारात्मकता आ जाती है। दोनों प्रतिद्वंदियों के मन में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म तो होता है, लेकिन खत्म कैसे होता है? पहले इनर वायलेंस खत्म होता है, उनके मन के का जो आंतरिक संघर्ष है वो खत्म होता है, आंतरिक हिंसा खत्म होती है। उसके बाद सामाजिक जो समस्या है या जो राजनीतिक समस्या है, जो विचार है, वे समाप्त हो जाते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है जो सामाजिक या राजनीतिक रूप से हुआ था। ठीक है, तो कुछ इसी तरह की बात आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है। देखो, सत्याग्रह की इंट्रोडक्शन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। सत्याग्रह इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गांधी to social philosophy and movement. It emerged as a weapon of conflict resolution. The concept of satyagraha could be understood in the broader context of Gandhian socio-political thought that developed out of actions which he called experiment with truth. ठीक है ना? तो महात्मा गांधी ने क्या कहा? सत्याग्रह को क्या कहा? सत्य के साथ अनुप्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, या सत्य के साथ प्रयोग की उन्होंने बात कही थी। अगर हम इसको हिंदी में देखें, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, तो क्या कहा? हम सत्याग्रह को क्या कह सकते हैं? सामाजिक दर्शन और आंदोलन में गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? सत्याग्रह है। यह संघर्ष समाधान के एक हथियार के रूप में उभरा। सत्याग्रह की अवधारणा को गांधीवादी सामाजिक राजनीतिक विचार के व्यापक संदर्भ में समझा जा सकता है, जो क्रियाओं से विकसित हुआ है। उन्होंने इसे सत्य के प्रयोग का नाम दिया, या सत्य के साथ प्रयोग का नाम दिया। ठीक है? It was aimed not merely at political change but at the complete social, political, economic and cultural transformation. यानी इनका उद्देश्य केवल राजनीतिक परिवर्तन करना ही नहीं था, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन से भी इनका मतलब था। यानी सत्याग्रह केवल की राजनीतिक परिवर्तन के लिए नहीं था कि केवल अंग्रेजों को भारत से निकाल दो, इस काम के लिए नहीं था। वो ये सत्याग्रह किसके लिए था? सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए भी था। आपने देखा होगा कई बार महात्मा गांधी ने हरिजन नाम पत्रिका निकाली थी, तो निकाली थी। कई बार छुआछूत और भेदभाव के लिए भी वो कई बार वो सत्याग्रह पे बैठे हुए थे। तो जो भी सत्य है, चाहे वो सामाजिक रूप से सत्य हो, आर्थिक रूप से हो, और राजनीतिक रूप से हो, वो सभी सत्यों के लिए आग्रह करना या जिद करना, ही सत्याग्रह
माना गया। यही सारी बातें यहाँ पे फ्लैश हो रही है। सो फार एज इट कंटेम्पररी relevance as a means for attainment of justice and conflict resolution is concerned, diverse worldwide social movements drew and continue to draw inspiration from the Gandhian way. ठीक है ना। न्याय और संघर्ष के समाधान के लिए एक साधन के रूप में अब तक इसकी समकालीन प्रासंगिकता का संबंध है दुनिया भर में विभिन्न सामाजिक आंदोलनों ने आकर्षित किया और गांधीवादी मार्ग से प्रेरणा लेना जारी रखा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये इतना सफल इनका प्रयोग था कि न्याय और संघर्ष के समाधान के लिए कि सारी दुनिया के जो सामाजिक आंदोलन थे उन सारे आंदोलन को गांधीवादी ये जो सोच थी, जो ये जो एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ था या सत्याग्रह था या सत्य और अहिंसा का जो आंदोलन था वो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। ठीक है। अब देखो कुछ पिक्चर भी हम आपको शो कर रहे सत्याग्रह की, गांधी जी के सत्याग्रह का, जो जैसे चाहे दर्शाना का सत्याग्रह हो चाहे चंपारण का हो, ठीक है ना। ये सत्याग्रह की पूरी ढेर सारी पिक्चर्स मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो करी है। इन पिक्चर से जो गांधीयन मूवमेंट था उस मूवमेंट की पूरी एक झलक या एक आउटलुक देने की कोशिश करी है। ये तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही हो, देखो इसमें मैक्सिमम जो है चंपारण की फोटो है। सत्याग्रह फाउंडेशन ब्लॉग आर्काइव सत्याग्रहफाउंडेशन.org से फोटो ली गई है। ठीक, तो जो पिक्चर आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है ये क्या कर रही है, ये सत्याग्रह के पूरी तस्वीर को साफ करने का काम कर रही है, जिसको देख के हम सत्याग्रह, गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा सत्याग्रह एज अ वेपन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी सत्याग्रह संघर्ष समाप्ति के लिए एक हथियार के रूप में महात्मा गांधी ने कैसे इस्तेमाल किया था, सत्याग्रह को उन्होंने कैसे दूर किया था, उनका क्या कॉन्सेप्ट था या क्या प्रिंसिपल था, ये सारी बातें हम लोग इस हेडिंग के अंडर करेंगे जिसका नाम है सत्याग्रह एज ए वेपन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यानी सत्याग्रह समाप्ति के लिए या ये संघर्ष समाप्ति के लिए सत्याग्रह एक हथियार के रूप में, इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे, शेडिंग के अंडर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप शुरू से आप इसे कॉन्सेप्ट में समझ गए होंगे कि हथियार के रूप में कैसे काम करेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, स्ट्रेस क्यों होता है, अशांति क्यों होती है, जब जहाँ पे अन्याय होता है, जहाँ पे दूसरे के अधिकारों का हनन होता है, जहाँ पे पार्शियलिटी होती है, जहाँ पे भेदभाव होता है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, वहाँ पे संघर्ष पैदा हो जाता है, और जहाँ संघर्ष पैदा हो जाता है वहाँ शांति आ जाती है। तो अगर हमें शांति स्थापना करनी है तो सबसे पहला काम ये है कि हम कुछ ऐसा करें जिसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए। और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे होगा? जब हम समानता की बात करने लगे, जब हम जस्टिस की बात करने लगे, जब हम इक्विलिटी की बात करने लगे, जब सबके राइट्स और सबकी ड्यूटीज की बात करने लगे, तो ऐसा करने से अपने आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा, जो संघर्ष है मन का वो समाप्त हो जाएगा, और जो है शांति की स्थापना हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह शांति स्थापना का या स्थायी शांति स्थापना का एक वेपन है, एक हथियार है, एक माध्यम है, और इस माध्यम के बारे में ही हम लोग अब यहाँ पे इस हेडिंग में डिस्कस करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ऑन वेरियस ओकेशंस गांधी जी क्लैरिफाइड द डिफरेंस बिटवीन passive resistance and satyagraha. Satyagraha is a more dynamic force than passive resistance because it contemplates prolonged mass action in resistance to injustice. ठीक है ना। यानी विभिन्न अवसरों पे क्या क्या गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह
के बीच अंतर स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जो निष्क्रिय प्रतिरोध है उसकी तुलना में सत्याग्रह क्या है, अधिक गतिशील है, अधिक बल देता है, क्योंकि ये अन्याय के प्रतिरोध में लंबे समय तक सामूहिक कार्रवाई पर विचार करता है। जो पैसिव रेजिस्टेंस है, जो निष्क्रिय प्रतिरोध है, वो कैसे आएगा? जैसे कहीं पे अभी जो है दंगा हो रहा है, वहां पुलिस वाले आ गए, मिलिट्री वाले आ गए, चारों तरफ सब शांत हो गया, लेकिन मन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिटा, तो ये निष्क्रिय प्रतिरोध कहलाता है। जैसी स्थिति अनुकूल होगी फिर सब लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसा भी आप लोगों ने आर्मेनिया और अजरबैजान के मामले में देखा कि बार बार शांति और बार बार युद्ध होता रहता है। आप भारत पाकिस्तान को भी देख लीजिए, 1947 से लेके कारगिल के युद्ध तक कई बार भारत पाकिस्तान आपस में टकरा है। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस लगा वो पैसिव रेजिस्टेंस लगा। अभी भी भारत और पाकिस्तान के लोगों के मन के अंदर की जो खाई है वो पटी नहीं, और जब तक ये नहीं पटेगी तब तक कॉन्फ्लिक्ट कभी भी समाप्त नहीं होगा। हाँ, एक रेजिस्टेंस उस पर लग जाएगा। तो महात्मा गांधी यही कहते हैं कि सत्याग्रह क्या करता है? सत्याग्रह लंबे समय तक शांति स्थापना का कार्य करने का काम करता है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला? सेकेंडरी, सत्याग्रह कैन बी practiced at all level, domestic, national and international, while passive resistance is contemplated at a political level only। है ना, जो निष्क्रिय प्रतिरोध है वो केवल राजनीतिक स्तर पे हो सकता है, लेकिन जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह घरेलू स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जो पीस का या कॉन्फ्लिक्ट का जो मल्टी डायमेंशनल स्वरूप है, जो इसकी सार्वभौमिकता है, उस पर अगर हमको आघात करना है तो हमें सत्याग्रह का ही प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जो ये निष्क्रिय प्रतिरोध है, जो पैसिव रेजिस्टेंस है, ये केवल पॉलिटिकल लेवल पे ही काम करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, दो देशों के बीच में ही वो अस्थायी शांति स्थापित कर सकता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर या घरेलू स्तर पर हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। थर्डली, सत्याग्रह ऑफर्स continuous purification of mind. It has no place for hatred, while passive resistance may be completable with internal violence towards the enemy। ठीक है। यानी जो इसका तीसरे अगर हम पॉइंट पे बात करें सत्याग्रह की, सत्याग्रह क्या करता है? निरंतर मन में शुद्धि प्रदान करता है, मन को शांत करता है, और सत्याग्रह में घृणा मिटती है, घृणा के लिए कोई जगह नहीं होता। जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरोध है, जो पैसिव रेजिस्टेंस है, वो क्या करता है? दुश्मन के प्रति आंतरिक हिंसा उसमें होती रहती है, जो अंदर की घृणा है वो कभी नहीं मिटती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा भारत और पाकिस्तान के लोग हैं। ठीक है, भले ही सीमा पे शांति हो, लड़ाई ना हो रही हो, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति इंडिया को पसंद नहीं, इंडिया वालों को पसंद नहीं करता, और इंडिया वाले पाकिस्तान वालों को पसंद नहीं करते। जबकि 1947 से पहले ये दोनों भारतीय थे। ठीक है, जो अंदर की घृणा है वो घृणा कभी नहीं मिटती, और ये घृणा कब मिटेगी? ये घृणा केवल सत्याग्रह से ही मिट सकती है, और ये बाकी जो है पॉलिटिकल रेजिस्टेंस तो लगा ही रहेगा और उससे शांति भी रहेगी, लेकिन जो अंदर की दुश्मनी है वो कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है ना। इसके लिए गांधी जी ने कुछ कहा भी है, गांधी जी का स्टेटमेंट इसके लिए है बेटा, द गांधी सेड सत्याग्रह differs from passive resistance as the North Pole from the South. Passive resistance may be offered alongside of arms. It often the looked upon as preparation of arms. But satyagraha and violent resistance are absolute antagonists। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, जो सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध में दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव जैसी भिन्नता, यानी दोनों एकदम अपोजिट। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि देखो वो पूरब है तो ये पश्चिम है, वही बात यहाँ भी कही जा रही है। सत्याग्रह और जो पैसिव रेजिस्टेंस है, उन दोनों में कोई भी समानता नहीं है। एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट है, एक साउथ पोल है तो दूसरा नॉर्थ पोल है। इन दोनों में
कोई भी समानता नहीं है। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या होता है? निष्क्रिय प्रतिरोध हथियारों के साथ लगाया जाता है। आज हमारे पास राफेल आ गया तो पाकिस्तानी सब डरने लगे, पाकिस्तानी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर राफेल हमारे पास ना होता, हम जो है एटॉमिक रूप से हम तैयार ना होते तो क्या होता? तो तुरंत क्या होता? ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो पैसिव रेजिस्टेंस है बेटा, वो हथियारों की तो अभी हम लोग उसमें डिफरेंस समझ रहे थे कि पैसिव रेजिस्टेंस सत्याग्रह से क्या नुकसान होता है। तो महात्मा गांधी ने क्या बताया? महात्मा गांधी ने बताया कि जो पैसिव रेजिस्टेंस है बेटा, वो हथियारों की होड़ कराती है। जो जितना ज्यादा शक्तिशाली है, उसके यहाँ उतनी ही ज्यादा शांति होगी। लेकिन जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह क्या करता है? मन के मैल को दूर कर देता है, जिससे जो है हिंसक प्रवृत्ति या हथियारों की होड़ या अपने सेना की तैयारी, इन सारी चीजों पे अपने आप बैन लग जाता है, इसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह के बीच में। एक ये बड़ा अंतर है कि पैसिव रेजिस्टेंस क्या क्या करता है। पैसिव रेजिस्टेंस क्या करता है? निगेटिव पीस देता है, जबकि सत्याग्रह क्या करता है? पॉजिटिव पीस देता है। ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस में क्या होता है? पैसिव रेजिस्टेंस में आउटर पीस तो मिल जाती है, लेकिन इनर वायलेंस चलता रहता है, हेट मन के अंदर चलता रहता है। लेकिन सत्याग्रह में क्या होता है? सत्याग्रह में इनर वायलेंस भी एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, और पैसिव रेजिस्टेंस क्या करता है? हथियारों की होड़ लगा देता है। ठीक है, यानी युद्ध की तैयारी के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। जो देश जितना सक्षम है होता है, उसके यहाँ लोग उतना ही डरते हैं उससे लड़ाई करने में, और वहां पे शांति की स्थापना रहती है। लेकिन जो पॉजिटिव पीस है या जो ठीक है, जो सत्याग्रह के कारण पीस होती है, वो पीस कैसी होती है? वो पीस परमानेंट होती है। वहां पे लड़ाई, युद्ध, हथियार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये बेटा, ये महात्मा गांधी ने जो नकारात्मक शिक्षा, नकारात्मक शांति और सकारात्मक शांति के बीच में एक तरह से रिलेशनशिप भी बता दिया कि अगर हम रेजिस्टेंस रखते हैं या नकारात्मक शांति की हम बात करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और इसके अगेंस्ट अगर हम सत्याग्रह करते हैं तो उसके हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे, शांति किस प्रकार से बनेगी। ठीक है, अगर हम अगली स्लाइड में बात करें तो पैसिव रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे और अच्छी तरह से जो डिफाइन किया गया है। पैसिव रेजिस्टेंस वाज कंसीव्ड एज अ वेपन ऑफ द वीक and does not exclude the use of physical force or violence for the purpose of gaining one's end. Whereas Satyagraha was conceived as the weapon of strongest and excludes the use of violence in any shape or form. In Satyagraha, there is no attempt to coerce or terrorize the opponent. यानी जो निष्क्रिय प्रतिरोध की कल्पना है बेटा, वो कमजोर हथियार के रूप में की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि निष्क्रिय प्रतिरोध जो है एक कुछ देर तक ही केवल उस पर जो रोक लगा सकती है, और वो हमेशा के लिए शांति स्थापना नहीं कर सकती। इसलिए हम एक बहुत ही वीकर वेपन के रूप में हम इसको समझते हैं। ठीक है, और किसी के अंत हासिल करने के लिए या उद्देश्य से शारीरिक बल का प्रयोग करके या हिंसा करके ही हम आंतरिक प्रतिरोध हम लगा सकते हैं, या जो है निष्क्रिय प्रतिरोध लगा सकते हैं। जबकि सत्याग्रह क्या करता है? सत्याग्रह की कल्पना हम एक मजबूत हथियार के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हिंसा का उपयोग कतई नहीं होता। बिना हिंसा किए, हम बिना प्रतिद्वंदी को डराए या बिना प्रतिद्वंदी को हम आतंकित किए ही हम शांति स्थापना
कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे इसे हम एक मजबूत हथियार के रूप में हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सत्याग्रह हैज टू एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स: right righteousness of cause good end, and purity of weapon good means. End means continuum is the base of the Gandhian way. Satyagraha includes agraha or moral pressure for the sake of truth. गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह दो आवश्यक घटक हैं: अच्छे के कारण धार्मिकता और अच्छे अच्छे साधनों की शुद्धता। ठीक है, यही जो है सत्याग्रह का के मूल आधार है। ठीक है, सत्याग्रह क्या करता है? सत्याग्रह आग्रह करता है। किससे आग्रह करता है? नैतिक दबाव बनाने का आग्रह सत्याग्रह करता है। ठीक है, तो सत्याग्रह क्या करता है? सत्याग्रह एक नैतिक दबाव बनाने का काम करता है। ठीक है, गांधी जी स्टेट्स the word rests upon the bedrock of satya or truth. Asatya means untruth, also means non-existent, and satya or truth means that which is. If untruth does not so much as exist, its victory is out of the question, and truth being that which is can never be destroyed. गांधी जी कहते हैं कि दुनिया सत्य या असत्य के आधार पर टिकी हुई है। असत्य जिसका अर्थ असत्य ही है, जिसका अस्तित्व नहीं होता है, उसे हम असत्य कहते हैं। और सत्य का अर्थ क्या है? जो है, जो उपस्थित है, वही सत्य है। यदि असत्य इतना अस्तित्व में नहीं है तो उसकी जीत का प्रश्न ही नहीं उठ सकता बेटा, क्योंकि जो असत्य है, जो झूठ है, वो कभी जीत नहीं सकता, और जो सत्य है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो समाप्त नहीं हो सकता। और यही जो है आप जानते हो कि सत्याग्रह क्या है? एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, यानी सत्य के साथ प्रयोग है। और जो असत्य है उसके कारण सत्य कभी पराजित हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि असत्य का या अनट्रुथ का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, कोई एग्जिस्टेंट उसका नहीं होता है, जबकि सत्य हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा और हमेशा सत्य था। ठीक है ना? तो गांधी जी ने इस तरह से सत्याग्रह या सत्य को डिफाइन करने का प्रयास किया। ठीक है, अगर इसको हम अगर कंक्लूड करना चाहें, इसको बहुत ही संक्षेप में अगर कहना चाहें, तो हम कह सकते हैं दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सत्याग्रह इन अ nutshell. He said, the very instance of truth has taught me appreciate the beauty of compromise. I saw in later life that this spirit was an essential part of Satyagraha. Gandhiji had immense, deep and consistent faith of the God as truth. यानी कि अगर हम संक्षेप में अगर सत्याग्रह के सिद्धांत की बात कहें, तो गांधी जी ने कहा है, सत्य पर बहुत आग्रह ने मुझे समझौते की सुंदरता की सराहना करने के लिए सिखाया है। मैंने बाद के जीवन में देखा कि यह भावना सत्याग्रह का एक अनिवार्य हिस्सा था। यानी गांधी जी को सत्य के रूप में भगवान में असीम, गहरी और सुसंगत आस्था थी। यानी गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी ईश्वर को सत्य मानते हैं, और जो सत्य है वही ईश्वर है। और जो हमारी भारतीय परंपरा है वो भी सत्यम शिवम सुंदरम की है। जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। तो इस तरह से हम सत्य को भगवान, और जो भगवान है, जो गॉड है, वही सबसे अच्छा है। और इसीलिए सत्याग्रह एक अशांति को दूर करने और शांति की स्थापना के लिए
परम आवश्यक है। ठीक है ना, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम की भावना भी महात्मा गांधी के इस स्टेटमेंट में दिखाई पड़ती है। सफरिंग सर्व three purpose. I purified the sufferers. Secondly, it made a direct appeal to the soul of the opposer. Thirdly, I intensified favorable public opinion. Satyagraha has various forms. Fasting can be one extreme form of satyagraha. ठीक है, यानी सत्याग्रह हम कई तरह से कर सकते हैं। जो फास्टिंग है, जो व्रत उपवास है, वो भी उसका एक तरीका है। गांधी जी हेल्ड दैट द फास्टिंग एंड प्रेयर गिव द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन, द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, ह्यूमिलिटी एंड रिजल्टनेस ऑफ विल। यानी पीड़ित की तीन उद्देश्यों से सेवा करता है। यानी जो सत्याग्रह है वो क्या करता है, वो पीड़ितों की, या जिनके मन में दोष है, जिनके मन में कॉन्फ्लिक्ट है, जो परेशान है, जो अंदर से अशांत है, ठीक है, जो हमसे दुश्मनी करना चाहते हैं, जिनसे हमारा झगड़ा है, वे उनकी हम तीन तरह से सेवा कर सकते हैं सत्याग्रह के रूप में। पहला, यह पीड़ितों को शुद्ध करना है, यानी जो उनके मन में जो दुर्भावनाएं हैं वो उसको दूर करने का काम करते हैं। दूसरा, यह उत्पीड़क की आत्मा को प्रत्यक्ष अपील करता है, वो उनको आत्ममंथन करने पर विवश करता है, उनकी आत्मा की आवाज उनको सुनने के लिए उनको प्रेरित करता है, उनसे कहता है कि सही गलत का निर्णय अपने हृदय से कीजिए, अपनी आत्मा से कीजिए। और जो तीसरा क्या है, यह अनुकूल जनमत को प्रगाढ़ करता है, क्योंकि जो सत्य है उसके, हम भले ही कोई गलत काम भले ही हमसे हो जाए, हम करते हो, हम भले ही झूठ बोलते हो, लेकिन हम कभी दूसरे से अपेक्षा नहीं कर सकते कि सामने वाला भी झूठ बोले, है ना। यही यही जो ट्रुथ की बेटा सबसे बड़ी जीत होती है, कि हम भले ही झूठ बोले, हम भले ही गलत रास्ते पे चल पड़े, लेकिन हम किसी दूसरे से अपेक्षा नहीं करते कि वो भी गलत करे। यानी कहने का मतलब क्या है, जो सत्य है उसके लिए जनमत की प्रगाढ़ता मिलती है, यानी उसके लिए एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा जन समर्थन हमें मिलता है। ये तीन तरह से हम पीड़ितों की सेवा कर सकते हैं। सत्याग्रह के विभिन्न रूप हैं बेटा, जैसे उपवास सत्याग्रह का एक प्रमुख रूप है या चरम रूप है। गांधी जी ने कहा था, उपवास और प्रार्थना से अंदर आवश्यक अनुशासन आता है, आत्म बलिदान की भावना आती है, विनम्रता आती है, और दृढ़ इच्छा शक्ति की भावना प्रबल होती है, और यही सारे सत्याग्रह के हथियार हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि हमें नियमित रूप से हमें उपवास करना चाहिए, और हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, हमें गॉड से हमेशा प्रे करना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा, इससे हमारे लाइफ में डिसिप्लिन आएगी, हमें जो है अंदर सेल्फ सेक्रीफाइस होने का कॉन्सेप्ट आएगा, हम विनम्र हो जाएंगे, और हमारी जो विल पावर है वो भी बड़ी हो जाएगी। ये सारा फायदा सत्याग्रह से हमें मिलता है। Fasting can be applied against those who are responsive to moral persuasion. Gandhiji held that fasting set the soul free of efficacious pleasure. He firmly believed that the great teachers of the world have derived extraordinary power for the good of the humanity and attained clarity of vision through fasting and prayer. उपवास क्या करता है, उपवास उन लोगों के खिलाफ लागू किया जाता है जो नैतिक रूप से अनुनय के उत्तरदायी हैं। यदि हम उपवास क्यों करेंगे, आप देखो आज भी अनशन पे लोग बैठ जाते हैं, किसके लिए अनशन पे बैठ जाते हैं, जो नैतिक रूप से गलत है उनके लिए अनशन करना या उपवास किया जाता है। गांधी जी ने कहा कि उपवास क्या करता है, आत्मा को प्रभावशाली प्रार्थना के लिए स्वतंत्र करता है। जब हम उपवास करते हैं, जब हम व्रत करते हैं, तो क्या होता है, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, और उससे एक प्रभावशाली प्रार्थना हम कर सकते हैं। इससे हमें दृढ़ विश्वास अंदर आता है, और दुनिया के महान शिक्षकों ने मानवता की भलाई के लिए असाधारण शक्ति इसी से प्राप्त करी है, और उपवास और प्रार्थना के माध्यम से हमारा जो विजन है, हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो सोच है, वो बड़ी ही क्लियर और बड़ी ही स्पष्ट हो जाती है। ठीक है,
complete peace is the three dimensional. Mansa meaning maintaining peace in heart. Vacha, वही मनसा वाचा कर्मणा की बात है. Vacha means maintaining peace in the thought. Karmana means maintaining peace in action. One who is fearless, free of enmity, impartial, and aspires for supreme public interest, that is truth, can be satyagrahi. One does not surrender before power based on correction and violence. यानी अगर हम पूर्ण शांति की बात करें तो पूर्ण शांति हमें तीन तरह से मिल सकती है. जब हम मन से शांत हों यानी हृदय में शांति हो. ठीक है. वाचा, वाचा का मतलब हमारे शब्दों में शांति हो यानी हमारी जो सोच है वो सोच शुद्ध हो. और कर्मणा का मतलब हमारे कर्म में भी वो चीज में अगर शांति हो, अगर वो चीजें दिखाई पड़े तो हम कह सकते हैं कि मन, वचन और कर्म तीनों से हम शांत हैं. और इसी को रियल पीस या पॉजिटिव पीस भी हम कह सकते हैं जो हमें सत्याग्रह से मिलता है. ठीक है. जो निर्भय है, जो शत्रु से मुक्त है, जो निष्पक्ष है, जो सर्वोच्च सार्वजनिक हित के लिए आकांक्षा रखता है, वह सत्य है जो सत्याग्रही हो सकता है. बलपूर्वक और हिंसा के आधार पर किसी भी व्यक्ति से हम आत्मसमर्पण नहीं करवा सकते, है ना. यानी जो मन, कर्म और वचन से समर्पित होगा उसी को हम क्या कह सकते हैं, उसी को हम सत्याग्रही कह सकते हैं. हम किसी को जबरदस्ती सत्याग्रही नहीं बना सकते. सत्याग्रही बनने के लिए या मन में आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए मन, वचन और कर्म से हमें शांति को प्राप्त करनी पड़ेगी. और एक सत्याग्रही के ये तीनों गुण है, वो मन, वचन और कर्म से इन्वॉल्व होता है, वो शांत होता है, वो सत्य की सेवा करने के लिए आगे प्रस्तुत होता है. ठीक है. हम किसी भी सत्याग्रही को जबरदस्ती बलपूर्वक हम सत्याग्रही नहीं बना सकते. One who is determined to fight evil and one who accept truth and truth only can be as a satyagrahi. A satyagrahi should not have any vested interest to protect. यानी जो बुराइयों से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जो सत्य और सच्चाई को स्वीकार करने वाला है, वही सत्याग्रह हो सकता है. एक सत्याग्रही की रक्षा के लिए कोई निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. यानी जो सत्याग्रही वो कौन है, जो बुराइयों से लड़ने की का संकल्प रखता है, जो सच्चाइयों को स्वीकार करता है, हम उसी को एक सच्चा हम सत्याग्रही मान सकते हैं. फॉर वेस्टर्न नॉन वायलेंस में अपीयर एज अ निगेटिव वर्ड. The easily comprehend love, justice, freedom, etc. However, it introduces a novelty into the dominant thinking of the Western tradition, since it leads to different logical thinking. Nonviolence, by lacking a corresponding positive word, leads Westerns to think differently, which is based on the deductive method governed by the classical logic. यानी जो पश्चिम के लोग थे वो अहिंसा को एक नकारात्मक शब्द के रूप में प्रकट होता था. वे प्रेम, सत्य, स्वतंत्रता आदि को आसानी से समझ लेते हैं. हालांकि इससे पश्चिमी परंपरा का प्रमुख सोच में एक नवीनता का परिचय दिया. यानी जो सत्याग्रह है उसको वेस्टर्न ने भी स्वीकार किया है. उनको एक अलग सोच, एक नई दिशा, एक तार्किक सोच के रूप में उन्होंने अहिंसा को स्वीकार किया है. क्यों? क्योंकि इसकी सकारात्मक शब्द के कारण पश्चिम लोगों ने इसको सत्य, अहिंसा एक अलग तरह से सोचने पर उनको मजबूर किया. इसीलिए देखो नेल्सन मंडेला है, चाहे मदर टेरेसा हो, इनकी ओरिजिन इंडियन ओरिजिन इनकी नहीं है, लेकिन जो इनकी फिलॉसफी है वो फिलॉसफी भी गांधीयन फिलॉसफी से बिलोंग करती है, इससे जुड़ी हुई है. क्योंकि ये लोग भी सत्य, अहिंसा या सत्याग्रह को एक अच्छे हथियार के रूप में बेटा ये लोग भी स्वीकार करते हैं. ठीक है ना. ऐसे ही देखो जवाहरलाल नेहरू का भी ने भी जो है सत्याग्रह से ही अपने मन, भावना पर काबू किया और उन्होंने इसकी भी उन्होंने प्रशंसा करी है. जवाहरलाल नेहरू एट द टाइम ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैड grasped its spirit. He say
What I admired was the moral and ethical side of our movement and satyagraha. I did not give an absolute allegiance to the doctrine of non-violence or accept it forever. यानी जो असहयोग आंदोलन के समय जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भावना को काबू कर लिया था। वे कहते थे, मैंने जो भी प्रशंसा की वो हमारे आंदोलन और सत्याग्रह का नैतिक पक्ष था। मैंने अहिंसा के सिद्धांत के प्रति पूर्ण निष्ठा नहीं दे पाया था और हमेशा इसे हमने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो इस तरह से बेटा सत्याग्रह को आप समझ सकते हो। तो सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह एक ऐसे वेपन या एक हथियार के रूप में है जिसका हम प्रयोग करके हम एक सत्यनिष्ठ, एक मूल्यवान, एक शांति प्रिय समाज, देश और विश्व की स्थापना हम कर सकते हैं। और सत्याग्रह की जो स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है, वो क्या है? वो ट्रुथ है। ठीक है, यानी सत्य के लिए आग्रही सत्याग्रह है। और जो सत्याग्रही है वो आत्म बलिदानी होता है, सच को स्वीकार करने वाला होता है। और जो सत्याग्रह है वो एक ऐसा वेपन है जो परमानेंट पीस या इनर एंड आउटर कॉन्फ्लिक्ट को वो रिमूव करने का काम करता है, उसको दूर करने का काम करता है और एक स्थायी शांति स्थापित करने का काम